नाज़रीन आदाब। आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कई वाक़यात रूनुमा हुए। मसलन लेबनानी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई। हुकूमत पर इस्तीफ़े के लिए धमाकों के बाद से दबाव बढ़ता चला जा रहा था और अवामी मुजाहरे पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हो रहे थे, जिसकी वजह से काबीना के अरकान तो पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए थे, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म हसन दायान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब सवाल ये है कि लेबनान के में हालिया होने वाले हालिया धमाके जो अमोनियम नाइट्रेट की बिना पर हुए, उनकी तहकीकात कौन कराएगा? वो तहकीकात अब लेबनानी सदर माइकल ओन कराएंगे। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त वही एक वाहिद हुक्मरान है और अवाम उनके इस्तीफ़े का फ़िलहाल मुतालबा नहीं कर रही। आगे चलकर शायद ये मुतालबा जड़ पकड़े, लेकिन बहरहाल ये हमारा आज का मौजू नहीं है। आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई। वकील की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है या नहीं, ये भी हमारा मौजू नहीं है। हाँ, हमारा मौजू आज कश्मीर और बाद बैनुल-अक़वामी मामलात है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जी, यकीनी तौर पर आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने मुलाकात की। ये मुलाकात बज़ाहिर तो एक आम सी मुलाकात है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो पिछले दिनों OIC और सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया था, ये उसके तनाजुर में इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड तो यही है कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक मुनाक़शत जारी है मुस्लिम उम्मा की क़यादत के लिए। रजब तैयब एर्दोग़ान ये तासुर दे रहे हैं कि वो इस्लाम की निशात सानियाँ चाहते हैं पूरी दुनिया में, और उसके ज़रिए 100 साल चूँकि मुकम्मल हो रहे हैं जब से सऊदी अरब वजूद में आया है और खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है, उस वायदे के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उन 100 साल की तकमील पर खिलाफत को बहाल करना है या नहीं, ये एक अहम सवाल उभरेगा। लेकिन उसमें जो अहम तरीन बात है वो यही है कि उस तमाम पस मंज़र में रजब तैयब एर्दोग़ान ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा की क़यादत उनके हवाले हो जाए, और सऊदी अरब की हुकूमत बज़ाहिर कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। इसीलिए पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर उभरा कि पाकिस्तान तुर्की की तरफ माइल हो रहा है और सऊदी अरब से पाकिस्तान जान छुड़ा रहा है। इसकी बाकायदा तौर पर बाद हुकूमती तर्जुमानों ने भी कोशिश की कि इस तासुर को पुख्ता करें। PTI से वाबस्ता जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके, वहाँ से भी इस तासुर को पुख्ता करने की कोशिश की गई और ये तासुर दिया गया कि जैसे तमाम बड़े एक पेज पर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, और फिर DGISI का नाम भी लिया गया, बहुत सारे दोस्तों ने उनका नाम भी लिया, लेकिन बैनुल-अक़वामी मामलात में जो दिखाई देता है वो हो नहीं रहा होता। फिर पाकिस्तान की अपनी कंपल्शंस हैं। मसलन खाना काबा सऊदी अरेबिया में है। खाना काबा के चूँकि सऊदी अरेबिया में है, मक्का शरीफ दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज़ है। मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है, उनका मरकज़ है, उनका मज़ार है। वहाँ वो भी ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के दिलों में धड़कता है मदीना मुनव्वरा। इसलिए सऊदी अरब के बारे में जो भी जज्बात हो, या मौजूदा सऊदी हुकूमत के बारे में जो भी जज्बात हों मुसलमानों के, लेकिन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के मामले में उनकी बुनियाद पर यू टर्न लेना बहुत ही मुश्किल है। सऊदी अरब की पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी एक कलीदी हैसियत है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि सऊदी अरब अकेला नहीं है। जितनी अरब रियासतें हैं, आप UAE को ले लें, आप ओमान को ले लें, आप मस्कत को ले लें, ओमान का दारुल हुकूमत है मस्कत, माफ़ कीजिएगा, बहरीन को ले लें, या किसी और मुल्क को, सिवाय कोई एक आध ऐसा मुल्क जो ईरानी इन्फ्लुएंस में है या जहाँ शिया आबादी अक्सरियत में है। बाकी तमाम के तमाम ममालिक, चाहे वो लीबिया के लोग हों, चाहे वो इराक़ में सुन्नी मुसलमान हों, या वो कि दुनिया में के किसी और अरब मुल्क का हो मामला, तमाम के तमाम लोग, चूँकि एक पैन अरबिज़म भी मौजूद है अभी तक, तो वो उस पैन अरबिज़म की वजह से सऊदी अरब के साथ है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ छोड़े, या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता कर ले, या पाकिस्तान सऊदी अरब से दूर चला जाए। सफ़ारती ताल्लुकात में सर्दबोरी आती रहती है, पाकिस्तान की शिकायत भी जायज़ हैं, लेकिन शिकायत को उठाने का जो तरीक़ा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इख्तियार किया, वो हमें डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग करते वक्त एक तवील अर्सा गुजर गया है। 25-30 साल से हम इन तमाम मामला को रिपोर्ट करते हैं, तो ये तरीक़ा बहुत ही नामुनासिब तरीक़ा है। कोई वज़ीर ख़ारजा इतना खुल कर किसी मुल्क के बारे में बयान नहीं देता।
फिर इसको एक और तनाजुर में भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के पार्टनर के जो ताल्लुकात हैं वो तमाम किस्म के हालात से बालातर हैं, लेकिन वो भी अब एक स्ट्रेटजिक शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं सी पैक के ज़रिए। अमेरिका को सी पैक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सऊदी अरब और चीन के दरमियान भी ज़्यादा दूरी नहीं हो सकती है, उसकी दीगर वजूहत है। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उसमें अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो इस बात का भी अंदेशा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी अगले दिनों में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। नवंबर में से अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग होना है और उसके बाद अगले साल जनवरी में नया सदर इक़्तिदार में आएगा। और इस वक्त तक जो अमेरिका से पोल्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है और डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले में बहुत ही अच्छे सदर साबित हुए, क्योंकि इस तमाम अरसे में जब से गुज़िश्ता साल 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका काफ़ी एक दूसरे के करीब आए। बहुत सारी रुकावटें दूर हुई। जो हमारा मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम था वो बहाल हुआ। फिर पाकिस्तान को कई किस्म की कंसेशंस मिली अमेरिका से। पाकिस्तान का जो फिर अमेरिका पाकिस्तान का एक बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत सारी अमेरिका को जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कॉटन और उससे उसकी वैल्यू एडिड अशिया हैं, लेदर और उसकी वैल्यू एडिड अशिया हैं। फिर यूरोप अमेरिका के असर में यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर है। तो इन तमाम हालात में ये बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका के साथ दूरी इख्तियार कर सके, क्योंकि चीन को इन तमाम कुव्वतों की आंखों में खटकता है। लेकिन पाकिस्तान जाहिर सी बात है चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान को चीन को भी अपने करीब लाना है। इसलिए आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से। जो सऊदी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में नवाफ अल मालिकी साहब, उनकी आज जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। ISPR ने 4-5 सत्री एक बयान जारी किया, उसमें एक जुमला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ISPR की जानिब से बहुत ही सोच समझ कर बड़े कैंडिड अंदाज में प्रेस रिलीज जारी किया जाता है और बहुत ही मुताद अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ISPR ने यह बताया कि रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ वर ऑल्सो केम अंडर डिस्कशन, यानी कि दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान जो मौजूदा ताल्लुकात कार हैं वो ज़ेर बहस आया। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी ताउन ज़ेर बहस आया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटजिक ताउन है वो इस्लामी इत्तेहाद फ़ौज के हवाले से भी बहुत अहम है। फिर इस वक्त जो सऊदी अरब को हालात दरपेश है, जो ख़तरात दरपेश हैं, वो उनके तनाजुर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल राहिल शरीफ सरबराह है इस्लामी इत्तेहाद फ़ौज के, वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान और मौजूदा हालात में भी कर सकते हैं। इन हालात में नवाफ अल मालिकी साहब की जो आर्मी चीफ से मुलाकात है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंस रखती है कि पाकिस्तान की जो सऊदी अरब के हवाले से पॉलिसी है उसमें हमारे जो अदारे हैं, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज या हमारे दफ्तर ख़ारजा, इनका बड़ा रोल है, बड़ा इनपुट है इसमें। और क्यों ना हो, जाहिर सी बात है ये न सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के माफिज है, बल्कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है बैरून दुनिया में, डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको पाक फ़ौज ही को डील करना होता है। फ़ौजी ताल्लुकात फ़ौज टू फ़ौज ही डील किए जाते हैं। तो इसमें और फ़ौज ये रिस्क नहीं ले सकती है कि इस वक्त सऊदी अरब को ख़तरे में छोड़ दिया जाए। जो कुछ भी हो, पाकिस्तान की शिकायत जितनी भी मर्जी हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दिफाई ताउन भी मौजूद है। और इसका इंदिया दिया गया आज ISPR की प्रेस रिलीज में, जिससे ये जाहिर होता है कि अगले दिनों में ये जो शिकायत हुई थी उसके बाद ये खबरें भी आना शुरू हुई थी कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान में $1 अरब रखवाए थे, वो पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया गया था, वो बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी दी गई थी कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $1 अरब प्लच किए गए थे, $1 अरब माफ़ कीजिएगा, वो प्लच किए गए थे। $3 अरब बुनियादी तौर पर प्लच किए जा रहे थे, लेकिन पहले साल में जो $1 अरब प्लच किए गए और वो उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। और वो सऊदी अरब ने कहा जा रहा है कि वापस मांग लिए और पाकिस्तान ने चीन से लेकर वापस कर दिए। इसकी कोई सरकारी तस्दीक नहीं है, लेकिन ये तासुर खुद हुकूमती हल्कों की जानिब से दिया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा से आज एक इनफॉर्मल ये सवाल हुआ
तो वज़ीर ख़ारजा ने एकदम से पहले उनके चेहरे का रंग तब्दील हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की जो रवैयत है वो इस वक्त ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ तनाव मौजूद है और ये तनाव आगे चलकर नुकसानदेह हो सकता था। उस पर यूँ समझिए कि पानी डालने का काम, उस आग पर पानी डालने का काम आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर किया है। उनको इस बात पर शाबाश देनी चाहिए कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी एक बयान की रोशनी में बिगड़ सकते थे वो बेहतरी की जानिब माइल हो रहे हैं और हमें ये यकीन है कि अगले चंद दिनों में ये ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, जो दूसरा अहम मौजू है वो बैनुल अक़वामी सियासत से ही जुड़ा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल का 75वां सेशन है, यानी कि अगला सेशन, उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो आज पाकिस्तान पहुँचे। उनका ताल्लुक तुर्की से है और तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है। बतौर तुर्क उन्होंने बहुत ही खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि मेरे बाजू और मेरा सीना पाकिस्तान के लिए खुला है। उन्होंने बाकायदा यूँ करके अपने बाजुओं को खोल कर इशारा भी दिया, लेकिन उनका ये कहना था कि जब मैं सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह की जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगा तो फिर मेरी एक मजबूरी होगी और मुझे उन रूल्स में चलना होगा जो सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स हैं। ताहम उन्होंने बहुत ही गहरी बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बहुत खुलकर बात करने का इंडिया भी दिया। पाकिस्तान के मामलात के हवाले से कश्मीर पर उन्होंने बहुत ही दुखी दिल से बात की। उन्होंने कश्मीर के कॉज को सपोर्ट भी किया एक तरह से, लेकिन उनका ये कहना था कि वो मजबूर रहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य के तौर पर रूल्स के अंदर रहकर काम करने पर। ताहम उन्होंने बहुत सारे रास्ते सुझाए पाकिस्तान को। अब ये पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा उसको किस तरह से लेती है, लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि आज वो पाकिस्तान पहुँचे हैं और वो जो इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले उन्होंने जिस मुल्क का दौरा किया, अभी उन्होंने चार्ज नहीं संभाला लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, तो ये इंडिकेट करता है कि मुस्तकबिल में सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले में क्या सूरत हाल हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि कोई भी फ़रीक सिक्योरिटी काउंसिल में अपना मामला लेकर आ सकता है। अगर पाकिस्तान इनकी मौजूदगी में सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर ये मसला ले जाए तो पाकिस्तान के हक़ में शायद ये बेहतर हो, लेकिन ये तो पॉलिसी साजों को फैसला करना है और फिर लॉबिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक लॉबिंग नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला नहीं हो सकते। ताहम वो इंडिकेट कर गए हैं कि आप लॉबिंग कीजिए और फिर सिक्योरिटी काउंसिल में आइए। नाज़रीन, ये तो बैनुल अक़वामी मामला थे, लेकिन एक मुल्की मामला भी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची का दौरा किया और वहाँ उन्होंने हुकूमत सिंध को भी बहुत सुनाई और फिर मेयर कराची को भी बहुत सुनाई। नाज़रीन, हमें याद है, हमने माजी में पढ़ा हुआ है, हमने बहुत चूँकि अदालती रिपोर्टिंग भी की है तो बहुत सारे चीफ जस्टिस साहिबान के कंडक्ट को भी देखा। बहुत सारे माजी की जो तारीख थी, जस्टिस कार्नेलियस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, जस्टिस रुस्तम क्यानी साहब के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, जस्टिस मुनीर के बारे में भी पढ़ा, लेकिन वो बहुत ही मनफी तासुर लिए हुए शख्सियत हैं। मेरी राती राय में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज के जो रिमार्क्स हैं वो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हैं, इसलिए कि जो इंतज़ामी मामलात हैं वो हुकूमतों को चलाने होते हैं। आप उन इंतज़ामी मामलात में फैसिलिटेट कर सकते हैं, राह हमवार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप जाकर बराह रास्त अगर इन शख्सियात को लताड़ें तो वो मसाइल छुप जाते हैं उनके अंदर जो इन शख्सियात में या मुख्तलिफ अदारों के दरमियान चल रहे होते हैं। मसलन कराची में जो बलदियाती निज़ाम है, आज वसीम अख्तर साहब ने खुलकर ये कहा कि 70% कराची तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो वफाक के पास है, यानी कि DHA फिर कैंटोनमेंट्स जो हैं कराची की, उसको अगर शामिल कर लिया जाए तो वो वाकई उनकी बात में एक बड़ी हद तक वज़न है। फिर उसके अलावा KPT के पास बहुत सारा कराची का हिस्सा है, KPT भी वफाक का अदारा है, तो इस वजह से और फिर इन तमाम अदारों को जो साथ देना चाहिए कराची की इंतज़ामिया का वो नहीं, इनको वो सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट वहाँ से नहीं मिलती। फिर कराची की अपनी पोलिटिकल जो मामलात हैं उसकी वजह से जो पोलिटिकल महाद आ रही है बिटवीन पीपल्स पार्टी और MQM, बिटवीन पीपल्स पार्टी और PTI, और फिर PTI और MQM के दरमियान जो एक बदअतमादी का भी रिश्ता है, हालांकि दोनों इत्तेहादी हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है इस जानिब। लेकिन अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर जाएंगे और इस कस्म के रिमार्क्स हुकूमतों को सुनने को मिलेंगे तो फिर जो हुकूमतों के नीचे का अमला है
वो उन हुकूमतों का या वो बलदियाती अदारों का के लिए उस तरह से काम नहीं करेंगे, उस तरह से वो उनके डिसिप्लिन में नहीं आ सकते। तो हमारी शख्सियात जो हैं वो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी भी जगह का विजिट कर रहे हैं, मैंने इंडिया में देखा है नाज़रीन, मैंने फ्रांस में देखा है, मैंने यूके में देखा है अदालत को, जजेस बहुत ही कैंडिड अंदाज में बैठे होते हैं, बहुत खामोश, वो सिर्फ रिमार्क्स देते हैं अपने, उस सूरत में जब सवाल उठाना हो, सवालात की सूरत में रिमार्क्स देते हैं, फिर वो अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। फैसलों के ज़रिए अदालतें राहें मुतय्यन करती हैं। हमारे यहाँ भी अगर फैसलों के ज़रिए अदालतें राहें मुतय्यन करने का सिलसिला शुरू करें तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका ताल्लुक उसी सूबे से है, उनको जाहिर सी बात है खासा गुस्सा भी आया होगा, गरम हुए होंगे, वो इन तमाम चीज़ों में वो भी एक इंसान है। लेकिन बहरहाल जब आप बड़े ओहदे पर मुतमक्किन होते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का भी मुजाहरा करना पड़ता है। ये चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, ये बात इन तमाम लोगों पर भी सादिक आती है कि जब आप बड़े ओहदे पर हों तो फिर आपको ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। और चीफ जस्टिस की बातें जो हैं वो उनसे आपका इख्तलाफ हो सकता है, मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन देखना ये चाहिए कि वो रिमार्क्स देने पर क्यों मजबूर हुए, उन वजूहात को दूर करना चाहिए। और उन वजूहात को दूर करने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े, अभी हमने पिछले दिनों में देखा जब NDMA जिन 3 नालों की सफाई कर रही है, उनको कराची में किस तरह से बंद किया गया, उनमें ईंटें डाली गई, उनमें और चीज़ें डाली गई कि वो नाले बंद हो जाएं। ये कौन करता है? जब तक कराची में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर को तबाह करने का सिलसिला नहीं रुकेगा या वो सोच तब्दील नहीं होगी, उस वक्त तक कराची बेहतर नहीं हो सकता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इस दरख्वास्त के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी तजवीज़ कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डीप इंसाइट पहुंचता रहे। खुदा हाफिज़।